नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम। आज हम संविधान में बात करेंगे अनुसूचियों की। कितनी अनुसूचियां वर्तमान में है हमारे यहाँ पे, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, और उसमें क्या क्या प्रावधान है, और कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, उस पर हम चर्चा आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अनुसूची की, तो मूल संविधान में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ या संविधान हमारा लागू हुआ, तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय हमारे संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? तो वो थी 8 अनुसूची, 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, अब ये 12 कैसे जोड़ी गई और किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, तो ये सभी हम चर्चा इस क्लास में करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची की प्रथम अनुसूची में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत और भारत के राज्य क्षेत्र। लेकिन हम बात करें अगर, तो जब भारत यानी हम जब आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद संविधान जब लागू हुआ, तो उस समय 1956 के पहले भारत को 3 प्रकार से क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था, जिसमें था 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। ठीक है, भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। और वो जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? तो उसमें से क्षेत्र था क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी। लेकिन 1956 में इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया, और एक अमेंडमेंट हुआ, या हम बात कर लें 1956 के पहले ये जो 4 भाग थे उनका उल्लेख कहाँ पे था? तो ये 4 क्षेत्र थे, इनका उल्लेख था भाग 7 में। और भाग 7 की बात कर लें तो इसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238। इसी आर्टिकल 238 में इस 4 प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन था। लेकिन भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट था 7वां अमेंडमेंट 1956। 7वां अमेंडमेंट 1956 के अंतर्गत इन सभी 4 क्षेत्रों को खत्म कर दिया गया, और ख़त्म करके हमारे यहाँ पे एक संसद में एक्ट लागू किया गया, एक्ट पारित किया गया, जिसे हम जानते हैं राज्य पुनर्गठन एक्ट। राज्य पुनर्गठन एक्ट जो आया था 1956 में। इसी एक्ट के माध्यम से इन 4 क्षेत्रों को आपस में मिला करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन अब हम बात करें कि हमारे वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितने राज्य और कितने यूटी हैं। तो जब 2019 के पहले अगर हम बात करें, 2019 के पहले 2000 यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले हमारे यहाँ पे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे यहाँ कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब बात में दिमाग में आ रही होगी कि ये 29 से 28 कैसे हो गया और ये 7 से 8 कैसे हो गया। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करें तो हमारा यहाँ पे एक राज था, जो एक विशेष राज था जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो था, इसको पहले ये क्या था, राज था, लेकिन यहाँ पे इसको जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक बनाया गया लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब ये है कि लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया गया। और ये अलग कब किया गया, और इसको अलग करके इन दोनों को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। अर्थात इसे क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। और ये कब किया गया, तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो जो यहाँ पे 29 राज्य थे उनमें से एक अलग हुआ, और अलग कौन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया, और उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी अलग कर दिए गए। तो 2 हमारे यहाँ यूटी एक्स्ट्रा हो गए। अब जब 2 यूटी यहाँ पे जुड़ेंगे साथ में, तो बताओ कितने हो जाएंगे, 7 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब बात यहाँ पे आ रही है कि हमने क्या, वर्तमान में कितना हमारे पास है, 8 ही यूटी हैं, लेकिन हुए कितने थे, 9। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग 2 यूटी हुआ करते थे, जिसे हम जानते हैं दमन दीव और नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। यानी पहले ये अलग अलग संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और मर्ज कब किया गया, इन दोनों को मर्ज किया गया 25 जनवरी 2020 को। और मर्ज करके इन दोनों को एक यूटी बना दिया गया। तो यहाँ पे अब कितने हो जाएंगे, 8। तो इस तरीके से वर्तमान में हमारे यहाँ पे राज्य कितने हुए, वर्तमान में हमारे यहाँ पे राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि अगर संसद अनुसूची 1 में कोई परिवर्तन कर रही है, तो वह कौन से या किस बहुमत के द्वारा इसमें परिवर्तन कर सकती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रथम अनुसूची में, तो यहाँ पे अगर आपको समस्या हो रही है तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि अगर संसद प्रथम अनुसूची में कोई परिवर्तन करती है तो वह साधारण बहुमत से किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रथम अनुसूची में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी होती है सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी में हम संविधान संशोधन के अंतर्गत वो नहीं आता। तो प्रथम अनुसूची में कोई परिवर्तन करना है तो कौन करेगा बताओ, संसद करेगी। लेकिन संसद कैसे करेगी, बहुमत क्या होगा, तो साधारण बहुमत से होगा, और साधारण बहुमत जो होता है वह संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुसूची 1 में संविधान संशोधन के अंतर्गत परिवर्तन नहीं होता, या उसको हम नहीं मानते। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड अनुसूची। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं सेकंड अनुसूची में क्या है। तो सेकंड अनुसूची वेतन भत्ता और पेंशन की बात करता है। वेतन भत्ता और पेंशन, सेकंड अनुसूची ये बात करती है वेतन भत्ता और पेंशन। ठीक है,
अब दिक्कत यहाँ क्या होती है, जो हमारे छात्र होते हैं उनको दिक्कत यहाँ बहुत ज़्यादा होती है सेकंड और थर्ड को लेकर, कि सेकंड में पेंशन यानी सेकंड में वेतन है कि पहले वेतन है कि शपथ है। तो यहाँ पे आप जानते रहिए कि पहले जैसे आप लोग अपने पापा से क्या करते हैं, पहले पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद फिर उसके बाद कुछ काम करते हैं, तो वैसे यहाँ पे जो पदाधिकारी हमारे इनका जिनका उल्लेख है यहाँ पे, वो पहले क्या लेंगे, पहले वेतन लेंगे, उसके बाद फिर शपथ लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा बताओ, पहले क्या आएगा, वेतन। ठीक है, ये पहले वेतन आएगा तो पहले कहाँ होगा बताओ, सूची कौन सी पहले आएगी, पहले 2 आएगी, उसके बाद फिर शपथ लेंगे, तो फिर हम थर्ड में क्या करते हैं, इनका शपथ की बात करते हैं। अब वेतन मतलब जानते हैं आप लोग, जो भी काम काज होगा, जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, उसके बदले कुछ पैसा मिलेगा हमको, तो क्या होगा, वेतन होगा। अब यहाँ पे भत्ता क्या होता है, तो जो अलग से जो हमको खर्च मिलता है या जो हमारा अलग से खर्च होगा, जैसे मान लीजिए हम सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम अलग से खर्च कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि हमारा जो रेंट है या जो हमारा गाड़ी का किराया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, उसे हम भत्ता कहेंगे। और पेंशन तो आप जानते हैं, पेंशन क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद जो हमको सरकार के द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किन किन पदाधिकारियों की अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता और पेंशन की बात की गई है। देखो, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो इसका आएगा भारत के राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, इनका यहाँ पे वेतन, भत्ता और पेंशन की बात की गई है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उप सभापति, ठीक है। और हम बात कर लें यहाँ पे, तो विधानसभा के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे ही जैसे राज्यसभा केंद्र में होती है, राज्य में कौन होगा, तो राज्य में होगी विधान परिषद, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है। और किसका है उल्लेख यहाँ पे, तो यहाँ पे उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और हाई कोर्ट के सभी जज। और यहाँ पे हम बात कर लें तो कैग, जो कैग होता है उनका जो अध्यक्ष होता है, उनके भी वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है, तो कौन है, वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक साथ 2 पद पर काम करते हैं, एक तो वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और साथ ही साथ वे राज्यसभा के सभापति के रूप में भी पद धारण करते हैं। तो उनके, जब यहाँ पे हमने बात कर ली है कि राज्यसभा के सभापति का भी उल्लेख या उनके वेतन का उल्लेख कहाँ है, 2 में, इसका मतलब वो किस पद पर या किस पद के लिए अपना वेतन लेंगे। तो ये जानते रहिए कि जब उपराष्ट्रपति कोई होगा तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं लेते, किसके लिए लेते हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो फिर से एक बार, भारत के राष्ट्रपति और जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनका उल्लेख है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, वैसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, कैग और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और हाई कोर्ट के सभी जज, इन सभी पदाधिकारियों का उल्लेख अनुसूची 2 में है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है थर्ड अनुसूची। थर्ड अनुसूची, थर्ड में क्या है, तो हमने बताया कि पहले क्या होगा, पहले हम पैसा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शपथ। तो थर्ड में क्या है, शपथ। अब शपथ की बात करें तो किन किन पदाधिकारियों का उल्लेख, शपथ का उल्लेख या चर्चा अनुसूची 3 में है। तो सबसे पहले हम बात करें तो संघ सरकार के सभी मंत्री, संघ सरकार के सभी मंत्री, ऐसे ही राज्य सरकार के सभी मंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, कैग, तो कैग जो होगा उनका भी शपथ का उल्लेख है यहाँ पे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, साथ ही विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, ठीक है। इन सभी का जो उल्लेख है वह, इन सभी के शपथ का उल्लेख कहाँ है, अनुसूची 3 में है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके शपथ का उल्लेख नहीं है। अगर किसी पदाधिकारी के शपथ का उल्लेख उनके किसी आर्टिकल में होगा, तो अगर आर्टिकल में है तो उनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं होगा। जैसे हम बात कर लें भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके शपथ का जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो वो है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में इनके शपथ का उल्लेख है। तो आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, इसीलिए इनका उल्लेख, इनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। वैसे ही उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी, इनकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में है, इसलिए इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। वैसे ही राज्यों का जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल के भी शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में है, इसीलिए इनके शपथ का भी उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शपथ की बात कर लिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट यानी 4th अनुसूची के बारे में, देखते हैं उसमें क्या प्रावधान है। देखिए, लिखिए अनुसूची 4, इसमें कहा गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन हमारे संविधान में है, लेकिन लोकसभा की सीटों का आवंटन हमारे संविधान में नहीं है, यानी अनुसूची में नहीं है। अब हम बात करें यहाँ पे कि जो राज्यसभा की वर्तमान सीटें हैं, वर्तमान कितनी है, 245, और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम हो सकता है 250, लेकिन है कितना वर्तमान में, 245, ठीक है। और सबसे अधिक किस राज्य से सीटें यहाँ पे जाती हैं या किस राज्य से सब लोग जाते हैं, तो यूपी नंबर 1 पर है। सबसे अधिक सीटें राज्यसभा की कहाँ हैं, किस राज्य में, यूपी में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है। वैसे ही तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितनी है, तो
तो तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमको याद रखना है और आगे इससे अधिक हो सकता है एग्जामिनर ना पूछे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पर आएगा यूपी, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटों का आवंटन कहाँ पे है। तो संसद ने उसके लिए एक कानून बनाया जिसका नाम था जनप्रतिनिधि कानून, और ये बनाया था 1950 में। और इसी कानून के अंतर्गत लोकसभा की सीटों का आवंटन, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी की सीटों का आवंटन कहाँ है? तो जनप्रतिनिधि कानून 1950 के अंतर्गत इसी में उल्लेख है, ठीक है। चलो आगे चेक करते हैं। अगला हमारा है 5, पांचवी अनुसूची। देखते हैं पांचवी में क्या है।